हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल स्टडी विद ऋषभ पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन, जिससे महात्मा गांधी जी को भारत में एक नई पहचान मिली और लोगों ने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं साउथ अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन से ऐसे प्रमुख आंदोलन चलाए जिससे पूरे भारत में वो प्रसिद्ध हो गए और लोगों ने फॉलो करने लगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड के बारे में, महात्मा गांधी जी के यंग एज के बारे में और उनके द्वारा चलाए गए मूवमेंट्स के बारे में और उन मूवमेंट्स का क्या आउटकम निकला उसके बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट बैक टू अवर वीडियो। सो महात्मा गांधी जी एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनका इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो कि पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। महात्मा गांधी जी अपनी शुरुआती एजुकेशन पोरबंदर से ही करी, बट वहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से वह मुंबई में पढ़ाई के लिए चले गए। बाद में महात्मा गांधी जी ने अपनी मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया और उसके बाद वह बैरिस्टर की प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। महात्मा गांधी जी ने अपने 21 साल साउथ अफ्रीका में गुजारे और फाइनली 21 साल बाद 9 जनवरी 1915 को वह भारत लौटे। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जिन्होंने ही महात्मा गांधी जी को एडवाइस किया था कि वह भारत आए और एक बार भारत में भ्रमण करें और भारत की स्थिति के बारे में जाने। तो भारत आने के बाद पहले हम देखें, जैसे ये 9 जनवरी है, इसको हम भारतीय प्रवासी दिवस भी कहते हैं, डायस्पोरा डे के तौर पे इस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने महात्मा गांधी जी को एडवाइस दिया कि आप पहले 1 डेढ़ साल पहले पूरे भारत को जानें और भारत में थोड़ा भ्रमण करें, भारत के लोगों की स्थिति और भारत के लोगों की मनोस्थिति को जानें। तो इसी गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात मानते हुए महात्मा गांधी जी भारत के भ्रमण पे निकल जाते हैं और वह भारत के लोगों की स्थिति को जानते हैं। तो फाइनली शुरुआत होती है यहाँ 1917 में, जहाँ महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करी। तो चंपारण बिहार में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि अब डिवाइड कर दिया गया है वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण में। तो बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट चंपारण में यहाँ की क्या है, यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल हुआ करती थी। जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, वो शुरुआती दौर में जब आए थे तो वो ट्रेडिंग के नाम से आए थे। तो ऐसे ही फर्टाइल लैंड को उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा यहाँ खेती बहुत अच्छी हो सकती है। तो जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, उनने फार्मर्स के पास जाके उनको अप्लाई किया कि आप यहाँ पे इंडिगो की खेती करिए और हम आपको बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी देंगे, जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा ही होता है, जो खेती है, फार्मर्स इंडिगो की खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ दिक्कत ये आती है कि जो इंडिगो की खेती है, उससे ज़मीन की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है और ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं रहती, तो वो एक प्रॉब्लम थी। आगे चल के क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटिश जो सेना का उसके कई देशों में जब युद्ध चल रहे होते हैं, और एक और चीज़ आ जाती है कि जो जर्मनी में जाके किसी साइंटिस्ट से खरीद कर फॉरेन मार्केट्स में बेचा करते थे हाई प्राइस में। वो क्या हुआ, वो अब रिड्यूस कर गया, वो अब उतनी प्राइस में फॉरेन मार्केट्स में नहीं बेचा जाता, क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंडिगो बना चुकी थी, जो कि काफ़ी सस्ते रेट्स में अब वो फॉरेन कंट्रीज में बेचने लगी थी। तो इससे इसका क्या रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट ये आता है, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ट्रेडर्स थे, वो उन्होंने फार्मर की वेजेस गिरा दी और वो फार्मर्स को एक तरह से फोर्स करने लगे। फोर्स क्यों करने लगे, बिकॉज फार्मर्स इतनी लो वेजेस पे काम नहीं करना चाहते थे और इस वजह से उनकी फर्टिलिटी भी खराब हो रही थी। तो इस वजह से उन्होंने फोर्स करना स्टार्ट कर दिया जो ब्रिटिशर्स ने, कि आपको ये ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो इसकी खबर जब महात्मा गांधी जी को लगती है, तो महात्मा गांधी जी इस सत्याग्रह में हिस्सा लेते हैं और वह एक कमेटी बनाते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके प्रति वह ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये स्थिति है और इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ सकता। बट आखिरकार उनकी बात, पहले नेगोशिएशन के बाद आखिरकार उनकी बात मान ली जाती है। तो ये महात्मा गांधी जी का एक तरीके से पहली जीत होती है भारत में अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। और इस जीत के बाद महात्मा गांधी जी काफ़ी प्रचलित हो गए थे, बिकॉज उनका ये दूसरा ही साल था जब उन्होंने पहले ही सत्याग्रह में अपनी जीत हासिल कर ली थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है 19। तो अब हम महात्मा गांधी जी का दूसरा आंदोलन देखते हैं, जो कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। तो एक जब ब्रिटिशर्स भारत आए, तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का और कॉटन मिल इंडस्ट्रीज का, जो कि अहमदाबाद में सेटअप किया गया। तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे। तो एक टाइम ऐसा आया अहमदाबाद में, एक प्लेग की स्थिति आ गई, जहाँ पे बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एक तरीके से जो लाइवलीहुड था वो अर्न करने के लिए भी उनके पास अब पैसे नहीं थे। तो अहमदाबाद जो कि मिल थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बोनस दिया करेंगे, तो उन्होंने बोनस देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब स्थिति सुधरने लगी और प्लेग की स्थिति सुधरने लगी, तो क्या हुआ, जो कंपनीज हैं, इन्होंने बोनस देना बंद कर दिया और इस वजह से जो मिल के जो वर्कर्स थे, उन्होंने इसके प्रति
आक्रोश जताया और उन्होंने कहा कि बोनस हमें भी देना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है और जो रेट था वो जो वेजेस थे वो जो शुरुआती दौर के थे वही अभी तक चल रहे हैं। तो इसको लेके काफ़ी बहस हुई मिल वर्कर्स में और ओनर्स में। तो फाइनली जब ये बात महात्मा गांधी जी को पता चलती है तो वो इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हिस्सा लेते हैं और वह डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट आपको 50% जो बोनस है वो उनको देना चाहिए। बट कंपनी इस बारे में उनको उनकी डिमांड नहीं पूरी करती है और लास्ट में जाके वो गांधी से डिसाइड करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 20% बोनस दे सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं। तो इसको लेके गांधी जी और गांधी जी अपने साथ मिल वर्कर्स को लेके एक स्ट्राइक करते हैं, जिसमें कि उन सत्याग्रह, जिसको नाम दिया गया सत्याग्रह, हंगर स्ट्राइक सत्याग्रह, तो नॉन वायलेंस। बट क्या होता है जब जो वर्कर्स थे उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वह ये स्ट्राइक कर सकें, बिकॉज उनको वो पर डे कमाते थे और उनको एक तरीके से अपना घर भी चलाना था। तो 2 दिन ये सत्याग्रह टिकता है और फाइनली जो वर्कर्स होते हैं वो 20% पे एग्री कर जाते हैं कि चलो ठीक है हम 20% बोनस पे आपके यहाँ काम कर लेंगे। बट ये एक तरीके से गांधी जी की यहाँ पे हार दिख रही थी, बिकॉज उनको एक तरीके से घुटने टेकने पड़े थे जो ब्रिटिशर्स या ट्रेडर्स थे या मिल ओनर्स के, ठीक है। तो फिर फाइनली क्या होता है, गांधी जी फिर से एक हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं वो, और वो इसलिए नहीं, वो मिल ओनर के खिलाफ नहीं, बल्कि जो एकजुटता है जो वर्कर्स में वो नहीं है, इसके खिलाफ बैठते हैं कि हम खुद ही एकजुट नहीं है तो क्या हम दूसरों के खिलाफ लड़ेंगे। सो तीसरे दिन ही महात्मा गांधी जी के हंगर स्ट्राइक के तीसरे दिन ही मिल वर्कर्स अगेन आके महात्मा गांधी जी के साथ बैठते हैं और वो फिर से डिमांड करते हैं हाई बोनस की, और वो महात्मा गांधी जी का साथ देने लगते हैं। तो फाइनली जो मिल ओनर है और जो ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं उनको इस बात पर मानना पड़ता है और महात्मा गांधी जी की डिमांड जो कि 35% बोनस अब उनको मिलेगा। तो ये यहाँ पर महात्मा गांधी जी की दूसरी जीत थी, और ये जीत इतनी फेमस इसलिए थी क्योंकि विदाउट एनी वायलेशन, विदाउट एनी लाइक कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, कोई रूल वायलेशन नहीं किया और कोई वैसा विद्रोह नहीं किया जिससे कि समाज को भी दिक्कत हो, वो किए बिना महात्मा गांधी जी की यहाँ फिर से जीत हुई। तो अहमदाबाद एंड मिल स्ट्राइक एक माइलस्टोन था जिससे कि महात्मा गांधी जी की पॉपुलैरिटी दुगनी पूरे भारत में बढ़ चुकी थी। सत्याग्रह, तो हम देखते हैं खेड़ा पीजन सत्याग्रह में क्या हुआ था। पहला देख लेते हैं। 1918 में दो मूवमेंट्स हुए थे। पहला हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और दूसरा हुआ था खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह। तो खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, खेड़ा एक अहमदाबाद में प्लेस है जो कि यहाँ पे पीजेंट्स या फिर फार्मर्स को लेकर एक विद्रोह हुआ था। जो खेड़ा है यहाँ पे एक टाइम पे फेमाइन पड़ जाता है और काफ़ी बारिश नहीं होती और ऐसी कंडीशंस आ सकती है, काफ़ी लोगों की यहाँ डेथ हो जाती है फेमाइन्स के चलते हुए, और प्लेग भी यहाँ पे फैल जाता है। बट इसके रहते हुए भी जो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, वो यहाँ पे टैक्सेस लगा देती है, जो कि एक्स्ट्रा 23% और टैक्स लगा देती है जो यहाँ पे जो फार्मिंग के क्रॉप्स पे। तो इसको लेके फार्मर्स की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और फार्मर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बिकॉज इतनी उपज नहीं हो रही है जितना कि उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसको लेके महात्मा गांधी जी के पास जब ये खबर पड़ती है तो वह इसमें हिस्सा लेते हैं, और महात्मा गांधी जी इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं, खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में है। तो यहाँ पे उनकी डिमांड होती है कि ये जो टैक्स है इसको हटाया जाए। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते हैं कि ये स्थिति और ऐसे ऐसे इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसको स्वीकार नहीं करती है और बाद में उनको महात्मा गांधी जी को जेल में भी डाल दिया जाता है। बट आफ्टर रिग्रेशन, और जब 2 से 2,500 लोग महात्मा गांधी जी के सपोर्ट में आ जाते हैं जब कोर्ट में उनकी पेशी होती है, तो इसको देख कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को महात्मा गांधी जी और पेजेंट्स के आगे झुकना पड़ता है। और फाइनली ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो 3 साल तक का टैक्स है, कर है, वो माफ़ कर दिया जाएगा गरीब किसान का, और अब जो टैक्स लिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ अमीर किसानों से लिया जाएगा। तो ये महात्मा गांधी जी की तीसरी जीत। पहला हम देख लेते हैं। पहला हुआ था चंपारण, दूसरा हुआ है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा ये खेड़ा पीजन सत्याग्रह। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट एक तरीके से पैन इस्लामिक मूवमेंट था। तो खिलाफत क्या है, तो जो खलीफ होते हैं ना, ये जो खलीफ करके, ये मुस्लिमों में एक तरीके से सबसे ऊंची उपाधि रखते हैं। तो जब ब्रिटिश आर्मी ने ओटोमन एम्पायर पे हमला किया तो वहाँ के खलीफ जो थे, तो उन्होंने डिसाइड किया ये इसको एक पैन इस्लामिक मूवमेंट बनाना है और सभी मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें इकट्ठा होकर इनके खिलाफ विद्रोह करना है। तो तब तक ये 1919 आते आते महात्मा गांधी जी भारत में काफ़ी प्रचलित और काफ़ी फेमस पर्सन बन चुके थे, और उनके कहने पे एक तरीके से पूरा एक समुदाय उनके साथ चल पड़ता था। तो खिलाफत मूवमेंट जो 2 अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, तो ये दोनों मिलकर एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं और अपना एक सबॉर्डिनेट भेजते हैं भारत में, जो कि गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ आइए और ये सबको इकट्ठा करके इसके खिलाफ एक मूवमेंट चालू करिए। तो खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी कोलकाता सेशन में सितंबर 1920 में जो सारे लीडर्स होते हैं उनको एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं और कन्विंस करते हैं कि वह एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर खिलाफत मूवमेंट में एक तरीके से हिस्सा लें। तो यही था हमारे खिलाफत मूवमेंट 1919 में।
सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 से 1931 में हुआ था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की थी सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। अगर बैकग्राउंड देख लिया जाए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तीन मेजर पॉइंट्स थे जिनकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया। पहला, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, तो इस वजह से महात्मा गांधी जी ने इसको एक तरीके से बहुत ज़रूरी पॉइंट समझा, बिकॉज साइमन कमीशन बनी तो बट इसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। और साइमन कमीशन क्यों बनी थी? जलियनवाला मसाकरे जो था उसके ऊपर रिपोर्ट और इसके ऊपर जांच करने के लिए। तो ये बहुत ही गलत डिसीजन था ब्रिटिश सरकार का। सेकंड था जो डोमिनियन स्टेटस जो कि भारत मांग रहा था, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस मांग रही थी भारत के लिए, उसका रिजेक्शन। और तीसरा था कि जो रेवोल्यूशनरी थे जो उनको डिटेंशन कर दिया गया था, काला पानी के कईयों को सजा दे दी गई थी। तो इसके इन तीनों, साइमन कमीशन, डोमिनियन स्टेटस और जो सोशल रेवोल्यूशनरी हैं उनको डिटेंशन करने के लिए, ये तीन मेन पॉइंटर्स हैं जिनके प्रति महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। तो इस मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ डांडी मार्च निकाली, जो कि एक विलेज है गुजरात में। तो महात्मा गांधी जी ने ये मार्च निकाली अपने 78 साथियों के साथ, 78 मेंबर्स के साथ, जो कि साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से डांडी जो कि विलेज है गुजरात में वहां तक के लिए। और उन्होंने वहां जाके सॉल्ट लॉ तोड़ा, बिकॉज सॉल्ट लॉ पे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी और काफी टैक्स लगता था। तो इस वजह से गांधी जी ने ये मार्च निकाली। तो एक तो इनका ऑपरेशन जो था ना, ये तीन पॉइंट मैंने आपको बताए थे, साइमन कमीशन और डोमिनियन स्टेटस, वो, और दूसरा सॉल्ट लॉ। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 30 मार्च 1942, द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये 8 अगस्त 1942 को निकाला था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये वर्ल्ड वॉर टू के द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है। इसमें क्या हुआ था, जब जो क्रिप्स मिशन आया था उससे जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और गांधी जी खुश नहीं थे। और उनने एक तरीके से पूरे भारत में एक आह्वान किया कि अब हमें क्विट इंडिया मूवमेंट, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस क्या था कि मतलब हमको कुछ पावर दे दी जाएंगी लेकिन जो मेन पावर है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी। बट यहाँ क्या होता है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो इसमें वो बोलते हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी एक अपना टाइटल देते हैं और एक तरीके से लोगों का आह्वान करते हैं और कहते हैं डू और डाई, करो या मरो। तो इस आह्वान को लेकर जो बहुत सारी जनता थी जो महात्मा गांधी जी के साथ आई, और एक तरीके से जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से माइलस्टोन हासिल हुआ और इसने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। तो जो ब्रिटिश सरकार, जो यही सारे मूवमेंट्स थे, हम देख सकते क्विट इंडिया, चंपारण, ये जो ऐसे मूवमेंट थे ना जिसमें ब्रिटिशर्स की लगातार हार उठती गई, तो इससे भारतीय जो लोगों का था उनका मनोबल बहुत बढ़ता गया, और जो ब्रिटिश सरकार थी उनका मनोबल गिरता गया। उनको लग रहा था कि ये अब एकजुट हो रहे हैं और इनकी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे डिसीजंस में ब्रिटिशर्स की हार और भारतीय जो महात्मा गांधी जी हैं और भारतीय लोगों की जीत, इन्हीं सब ने धीरे धीरे करके हमारे। तो यहाँ जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके कौन कौन से मेन रीजन थे? एक तो वही क्रिप्स मिशन जो आया था उसमें कि जो इंडिया की जनता है और आईएनसी अब खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने अब डोमिनियन स्टेटस का जो ऑफर था वो उन्होंने नकार दिया था। और अब पूर्ण स्वराज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, महात्मा गांधी जी ने पूर्ण स्वराज का आह्वान किया और उन्होंने कहा करो या मरो, डू और डाई का उन्होंने आह्वान किया कि सारी जनता इकट्ठी हो जाए, यही मौका है, या करो या मरो। तो इसमें काफी एक तरीके से क्या हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब बहुत से भारतीयों को फोर्स किया गया था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लें और ब्रिटिश सरकार की तरफ से, और जो विद्रोही हैं उनसे लड़े। तो इसमें एक तरीके से ये हो रहा था ना, जो सेंस था ही नहीं कोई, तो ब्रिटिश ये सोच, जो इंडियन पीपल थे उनके मन में ये सेंस था कि ना हमारा सामने वाले जो लोग हैं जो विद्रोह कर रहे हैं उनसे कोई लेना देना, मतलब हमारा कोई मोटिव नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर इंडियंस को फोर्स किया जा रहा था। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, विद्रोह बढ़ने लगा, क्विट इंडिया मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया और जो कि बहुत बड़ी एक सक्सेस रहा। तो फाइनली आगे जाके क्विट इंडिया मूवमेंट और यही सारे मूवमेंट्स की वजह से भारत को आज़ादी मिलती है और आज हम भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।